Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nada, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue this chapter number 2 of your book, and the name of your chapter is Planning and Development. In our last class, we discussed about the Green Revolution. Okay, so now our today's topic is under the major outcomes is the White Revolution. Okay, so just like green revolution, ठीक है, white revolution which is totally related to the milk and milk products. Okay, white revolution 1970s में ये white revolution आया था, जिस white revolution को हम ऑपरेशन फ्लड के नेम से भी जानते हैं. ठीक है, so now you all are like very much aware about it, या फिर कभी ना कभी एडवर्टीजमेंट में देखा ही होगा, अटर्ली बटर्ली डिलीशियस, ये अमूल का जो ये जिंगल है. ठीक है, एंड ये लड़की दिस गर्ल, ठीक है, ये पोल्का डॉट ड्रेस में जो एक एंडियरिंग फिगर है. ठीक है, ये लिटिल गर्ल है जो ब्रेड टोस्ट को हाथ में रखती है. ठीक है, आपने कभी ना कभी ये एडवर्टीजमेंट देखा होगा, टर्ली बटर्ली डिलीशियस. एंड ये जो अमूल कंपनी है, आनंद मिल्क यूनियन एंड लिमिटेड. ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन एंड लिमिटेड, अमूल, इसके प्रोडक्ट्स जो हैं काफी वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया. ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेयरी कंपनी ऑफ इंडिया, और इवन यू कैन से लार्जेस्ट डेयरी कंपनी, मतलब इंडिया से ये जो इस इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं, अमूल के प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड वाइड काफी फेमस भी है. सो इसके पीछे भी, इनके प्रोडक्ट्स के पीछे भी एक बहुत सक्सेसफुल स्टोरी है. ठीक है, Amul Products lies a successful history of cooperative dairy farming in India. Cooperative dairy means collectively जो है, collectively farmers जो हैं मिलके क्या कर रहे हैं, एक mutual assistance के साथ वर्क कर रहे हैं. एंड जिनका मेन गोल क्या है, एक उनका जो गोल होता है एक कॉमन गोल होता है. ठीक है, तो एक ये कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री है इंडिया की. एंड इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इसकी अमूल की एक बहुत ही लाइक एक सक्सेसफुल हिस्ट्री हम मानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है. अमूल जो फाउंड हो गया था दिसंबर 1946 में जो है, अमूल फाउंड हो चुका था. इसके जो ओनर थे त्रिभुवन दास पटेल थे. ठीक है, बट इसके बाद अमूल को काफी डेयरी कंपनी को काफी जो है प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी. आई विल सेंड यू अ लिंक, एक स्टोरी आपको ग्रुप में सेंड करूंगी. गो थ्रू दैट स्टोरी, यू विल गेट द आइडिया ऑफ, यू विल गेट द आइडिया, और यू विल गेट द हिस्ट्री, और यू गेट द स्टोरी बिहाइंड दिस सक्सेस. ओके, so now who was the architect, you can say architect of Amul. ठीक है, ये जो अमूल है उसके जो आर्किटेक्ट माने जाते हैं वर्गीश कुरेन. ये this is the picture of वर्गीश कुरेन. ठीक है, डॉक्टर वर्गीश कुरेन, who is also known as the milkman of India. He played a very crucial role in the story of Gujarat Cooperative Milk and Marketing Federation Limited that launched Amul. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन, ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने क्या है, अमूल को लॉन्च किया था. ठीक है, एक कायरा डेयरी फार्मिंग करके था. वो क्या कर रही थी, वो फार्मर्स से काफी कम रेट में जो है, डेयरी फार्मर्स से काफी कम रेट्स में मिल्क को परचेज कर रही थी, और जो सेल आउट कर रही थी काफी हाई रेट में कर रही थी. तो इसमें फार्मर्स के अलावा सबको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था. तो इसके अगेंस्ट में जो है ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन with the leadership of, or you can say with the help of Miss Dr. Varghese Kuren, उन्होंने अमूल को लॉन्च किया. This campaign, this launch was joined by about 2.5 million milk producers in Gujarat. ठीक है, 25 लाख लोगों, 25 लाख मिल्क प्रोड्यूसर्स ने इस अमूल को जो है ज्वाइन किया था. A uniquely appropriate model for rural development and poverty alleviation. 1970s में आपका जो है ये वाइट रेवोल्यूशन आया था. ठीक है, मिल्क अमूल ऑलरेडी फाउंड हो चुका था, बट बहुत सारे फार्मर्स जो है क्या है, उनको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था. तो ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, उन्हें क्या है, एक बहुत अप्रोप्रिएट मॉडल लगा अमूल का, कि जिसमें
उन्होंने साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया, और एक जिससे रूरल डेवलपमेंट भी हो रही थी, और क्या हो रहा था, पॉवर्टी को एलिवेट करने में भी काफी हेल्पफुल था ये जो इन्होंने मॉडल निकाला था अमूल। और यू कैन से द व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन के नेम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नेम से भी जाना जाता है। So in 1970s, the rural development program called Operation Flood was started. And Operation Flood, what is this Operation Flood? It organized cooperatives of milk producers into a nationwide milk grid. ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या करते हैं, जितने भी कॉपरेटिव्स हैं मिल्क प्रोड्यूसर्स के, जितने भी कॉपरेटिव्स हैं, कलेक्टिव जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उनको क्या करते हैं, नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, मतलब नेशन वाइड मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने में ये ऑपरेशन फ्लड हेल्प आउट कर रहा था। गुजरात बेस जो था, ठीक है, अमूल का और ये ऑपरेशन फ्लड का, जहां से मिल्क डेयरी फार्मिंग हो रही थी और मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था, वो गुजरात था, ठीक है, गुजरात है इवन आज की डेट में भी, आज की डेट में और भी स्टेट्स हैं, बट गुजरात, जब ऑपरेशन फ्लड आया था तो गुजरात मेन स्टेट था उस टाइम पे मिल्क प्रोड्यूसर्स का, कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स का। और इन्होंने क्या किया, नेशन वाइड जो मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने का क्या किया था, मिल्क ट्रांसपोर्ट करने लग गए थे। एंड इनका पर्पस क्या था, विद द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, bringing the producer and consumer closer by eliminating middlemen। क्योंकि जो कायरा जो कंपनी थी, कायरा डेयरी फार्मिंग जो कंपनी थी, वो क्या कर रही थी, उसमें मिडलमैन काफी थे, तो फार्मर्स के अलावा सबको बहुत ज्यादा उसमें प्रॉफिट हो रहा था। तो अमूल ने क्या किया था, जो ये स्पेशली ऑपरेशन फ्लड था, उसमें क्या हुआ था, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को साथ में लाने की कोशिश की गई थी, मतलब इसमें मिडलमैन को एलिमिनेट करने की कोशिश की थी, एंड एश्योर किया था कि आपको थ्रू आउट द ईयर यू विल गेट द रेगुलर इनकम, कि एक आपको रेगुलर इनकम मिलेगी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑपरेशन फ्लड। सो इट वाज नॉट जस्ट अ डेयरी प्रोग्राम, खाली डेयरी प्रोग्राम नहीं था कि हमें उस टाइम पे मिल्क बहुत ज्यादा, उस टाइम पे इंडिया में जो है मिल्क जो था बहुत ही कम प्रोड्यूस होता था, बट नाउ इन टुडेज डेट, या फिर अब तो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया। तो ऑपरेशन फ्लड वाज नॉट जस्ट अ डेयरी प्रोग्राम, इट वाज अ पाथ टू डेवलपमेंट, ठीक है, पोवर्टी एलिवेट करने का एक पाथ था, ठीक है। They saw dairying as a path to development for generating employment and income for rural households and alleviating poverty, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी क्योंकि मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे थे, तो जितने भी रूरल हाउसहोल्ड्स थे, ठीक है, जो डेयरी फार्मिंग करते थे, इवन जो नहीं भी करते थे, तो बहुत सारे लोगों ने डेयरी फार्मिंग को ऑप्ट किया, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, मिल्क प्रोड्यूस हुआ, तो रूरल हाउसहोल्ड्स की इनकम भी इंक्रीज हुई, बिकॉज मिडिल मैन को भी क्या किया, कहीं ना कहीं जो था एलिमिनेट किया गया था, और इससे पोवर्टी एलिवेट होने में काफी हेल्प मिली थी विद दिस प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड के वजह से। सो द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव हैज कंटिन्यू टू increase the number of women members, and women's dairy cooperative societies also increasing significantly. One more important point जो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड में हमें देखने को मिलता है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप जो ऑपरेशन फ्लड के अंडर लिया गया था, कि जो कोऑपरेटिव, जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे कोऑपरेटिव में, उसमें वुमेन मेंबर्स को इंक्रीज किया गया, ठीक है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट में काफी इसको एक बोल सकते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी बोल सकते हो आप। तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे काफी हेल्प मिली थी, वुमेन जो है यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट बन रही थी, बिकॉज वुमेन को क्या मिल रहा था, कोऑपरेटिव में उनको जॉब मिल रही थी, वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन चुकी थी, और ये वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल ओवर द इंडिया कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही थी। तो वुमेन जो है, एक इनइक्वालिटी जो थी सोसाइटी में उस टाइम पे कंपैरेटिवली काफी कम हो गई थी, जब वुमेन को भी क्या है डेयरी फार्मिंग में और यहाँ पे जब जॉब मिलने लग गई।
So now just look at this picture now here. What is this? This is like, this is a seller, ठीक है. She is a producer. वो क्या कर रही है, जितना भी मिल्क उसका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, डेयरी फार्मिंग के थ्रू, वो एक सेलर को सेल आउट कर रही है, ठीक है. या फिर एक जैसे अमूल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमूल के कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर है, उसको सेल आउट कर रही है. नाउ व्हाट वी डू, ये क्या करेंगे, अमूल एक मिल्क जितना भी है उसको वो एक साथ लेकर आएंगे और उसे क्या करेंगे, नेशन वाइड ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट. सो नाउ जस्ट लुक एट दिस. यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो आ रहे हैं और अपना मिल्क मतलब क्वालिटी चेक होता है उनके मिल्क का. प्लस आफ्टर दैट वो देखते हैं कि कितने लीटर्स मिल्क है और अकॉर्डिंगली उनको क्या है पेमेंट्स भी दी जाती है. तो रूरल हाउस होल्ड की जो इनकम जनरेट हुई थी आफ्टर दिस रेवोल्यूशन, आफ्टर दिस वाइट रेवोल्यूशन, काफी ज्यादा इंक्रीज हुई थी. एंड इवन जो पोवर्टी एलिवेशन में भी वाइट रेवोल्यूशन ने जो है काफी हेल्प आउट किया था पोवर्टी को एलिवेट करने के लिए. ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट वाइट रेवोल्यूशन. एंड क्लास आई विल सेंड यू दैट लिंक, ठीक है, ग्रुप में अभी सेंड कर दूंगी आपको. गो थ्रू दैट लिंक, तो आपको ये जो अमूल के पीछे का स्टोरी है और अच्छे से यू कैन you will get to know about it. Okay, so now our next topic under major outcomes is the later developments. ठीक है. Now class जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, our first prime minister of India, approximately उन्होंने क्या है 15 years तक जो है approximately tenure 15 आई थिंक 16 years तक उन्होंने 16 years more than 16 years उन्होंने क्या है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. तो उनके अंडर काफी वर्क भी हुआ है, ठीक है, टिल 1964, मतलब बिफोर 1964 जब उनकी डेथ हो गई थी तब तक वो प्राइम मिनिस्टरशिप में थे. तो इसके बाद एक पॉलिटिकल शिफ्ट आया है, ठीक है, जो डेवलपमेंट है उसमें एक पॉलिटिकल शिफ्ट आया है. एंड जवाहरलाल नेहरू की डेथ से जो है कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और आप बोल सकते हो जो यूनियन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी. बट इंदिरा गांधी आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपके सेकेंड जो प्राइम मिनिस्टर है लाल बहादुर शास्त्री आए, बट उनका भी असैसिनेशन हो गया था, या मतलब दिस इज अ मर्डर मिस्ट्री, अभी तक मर्डर मिस्ट्री ही आप मान सकते हो. थर्ड जो प्राइम मिनिस्टर रही है आपकी इंदिरा गांधी रही है. एंड इनके टाइम पीरियड तक इंदिरा गांधी एक बहुत मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर रही है, ठीक है. तो इनके जब ये पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ तो हमारे इकोनॉमी में भी क्या है काफी चेंजेस आए थे. चेंज इन इकोनॉमी सेटअप, इकोनॉमी में भी काफी चेंजेस आए थे. एंड इंदिरा गांधी emerged एज अ पॉपुलर लीडर बिकॉज जो फर्स्ट टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस टाइम पे कॉन्टिन्यूसली उन्होंने टेन्योर जो संभाला था 11 years, अप्रोक्सीमेटली 11 years तक वो प्राइम मिनिस्टरशिप में थी. एंड काफी चेंजेस आए थे, ठीक है. बीच में फिर दूसरे पार्टीज के भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, ठीक है, जैसे आफ्टर इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई आए, चौधरी चरण सिंह आए, उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी आई, ठीक है. तो हम जवाहरलाल नेहरू के बाद जो एक पॉपुलर लीडर था वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है. Now she decided to further strengthen the role of the state in controlling and directing the economy. Now what she did here, she decided to further strengthen the role of the state. अब उन्होंने क्या किया, जो स्टेट है, मीन्स वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंटर के बारे में ही बात कर रहे हैं. उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया, सेंटर को, स्टेट को और ज्यादा स्ट्रेंथन और ज्यादा बोल सकते हो कि पावरफुल बनाने की कोशिश की थी. उन्होंने बहुत सारी चीजों में कंट्रोल किया था, ठीक है. इकोनॉमी में एकदम डायरेक्शंस, लाइक जो बोल सकते हो कि ज्यादा जो कंट्रोल है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल उन्होंने सेंटर के हैंड्स में रख लिया था, ठीक है. सो द पीरियड फ्रॉम 1967 onwards witnessed many new restrictions on private industries. So after 1967 बहुत सी restrictions आ चुकी थी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में. जितने भी मेन वर्क थे, ठीक है, वो किसके पास थे, पब्लिक सेक्टर के पास थे. पब्लिक सेक्टर ही ज्यादा वर्क कर रहा था. तो अब
स्टेट्स में क्या है ये आ गई थी। अब इनको एक इंदिरा गांधी को ये एक इंदिरा गांधी को बोल दीजिए या फिर उस टाइम पे ये बोल दीजिए कि एक कंफ्यूजन अराइज हो गया था, एक डर बैठ गया था, थ्रेट हो गया था कि अगर हमने अब इंडिया अगर ऐसे ही चला, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हाथ में अगर ज्यादा रहा, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है सेपरेटिज्म आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 16 इयर्स, मोर देन 16 इयर्स प्राइम मिनिस्टरशिप की अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर इंदिरा गांधी ने भी 11 इयर्स तक की, ठीक है। तो एक उनके सबके दिलों में, सबके लाइक ना माइंड में ये था कि डिक्टेटरशिप ना आ जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह की, 14 प्राइवेट बैंक्स को भी नेशनलाइज्ड कर दिया था। उन्होंने काफी प्रो पुअर प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, जैसे कि गरीबी हटाओ, ठीक है। हमने क्लास जब पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर पढ़ा है क्लास 9 में, उसमें हमने काफी ऐसे स्लोगन्स वगैरह देखे थे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। गरीबी हटाओ, उन्होंने इंदिरा गांधी ने ये स्लोगन भी एमोज किया था। So these changes were accompanied by an ideological tilt towards socialist policy, ठीक है। अब हम obviously हम socialist policies और socialist मॉडल की तरफ बहुत ज्यादा टिल्ट थे, बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकली टिल्ट थे। बट यहाँ पे कैपिटलिस्ट जो थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होने लगी थी, क्योंकि जो मेन सेक्टर था यहाँ पे वर्क जो कर रहा था वो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर वर्क कर रहा था, और उन्होंने काफी रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे इम्पोज कर दी थी, ठीक है। तो बहुत सारे बैंक्स को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया था। गरीब मतलब बहुत से सारे पुअर प्रोग्राम्स उन्होंने अनाउंस कर दिए थे, लॉन्च कर दिए थे। तो हमारा जो मेन जो टिल्ट था वो किसके तरफ था, सोशलिस्ट पॉलिसीज के तरफ था। तो इससे काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हुए थे। क्या थे वो कॉन्फ्लिक्ट्स? The consensus for a state-led economic development did not last forever, ठीक है। अब जो ये स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी कि स्टेट को सबसे ज्यादा पावर मिलनी चाहिए, ये जो कंसेंसस थे, ये जो अग्रीमेंट्स थे, ठीक है, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चले थे। इनकी प्लानिंग ज्यादा टाइम तक इसलिए नहीं चली, प्लानिंग डिड नॉट कंटिन्यू बट इट्स सेलियंस वाज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, ठीक है। ये जो प्लानिंग थी कि स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको उन्होंने कम, जो स्टेट्स थे उन्होंने कम करने की कोशिश की थी, क्योंकि अब उनको डर था कि डिक्टेटरशिप ना आ जाए, ठीक है, सब कुछ हम लोग टोटली ही सोशलिस्ट ना बन जाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो ये इम्पोर्टेंस था कि जो नेशनल प्लानिंग की, जो सेंटर प्लानिंग की, उसकी इम्पोर्टेंस जो थी कंपेरेटिवली काफी कम हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। Between 1950 to 1980, the Indian economy grew at a sluggish per annum rate of 3 to 3.5%. अब 3 to 3.5% तक जो है हमारा मतलब इस रेट से हम जो है ग्रू कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी ग्रू कर रही थी। The prevailing inefficiency and corruption in some public sector enterprises and not so positive role of the bureaucracy in economic development, the public opinion in the country lost the faith it initially placed in many of these institutions, ठीक है। जो अब हमने देखा 1950 to 1980 में जो है ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो भी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। 3 to 3.5% तक का ही जीडीपी हमारा रह रहा था, ज्यादा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। इनएफिशिएंसी काफी देखने को मिली थी, करप्शन, कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में करप्शंस देखने को मिले थे, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स जो थे मतलब ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। क्यों? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी थी ऑब्वियसली वही तो अब करप्शन में, ज्यादा करप्शन या इनएफिशिएंट वर्कर्स कौन होंगे करप्शन में, किसका रोल होगा? ब्यूरोक्रेट्स का ही होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका ज्यादा कोई पॉजिटिव रोल नहीं था। जो पब्लिक ओपिनियन था, पब्लिक का जो था, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, उससे फेथ धीरे धीरे क्या हो रहा था, जा रहा था। सो इससे क्या हुआ, सच लैक ऑफ पब्लिक फेथ लेड द पॉलिसी मेकर्स
make us to reduce the importance of the state in India's economy from 1980 onwards. So 1980s के बाद जो है 1980s में 1984 में आपका इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो डर था उनके अंदर यही था कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया में डिक्टेटरशिप ना आ जाए, क्योंकि टिल 1984 तक जो हमने गवर्नमेंट देखी थी मोस्टली जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। एंड स्टेट इंदिरा गांधी के टेन्योर के टाइम पे मोस्टली वो किस पे फोकस कर रही थी, वो स्टेट को स्ट्रांग बनाने की, मतलब सेंटर को स्ट्रांग बनाने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रही थी। और वो सेंटर से ही क्या कर रही थी, जितने भी इम्पोर्टेंट आपकी इंडस्ट्रीज थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, वो सारे स्टेट के थ्रू ही कर रही थी, सेंटर के थ्रू ही कर रही थी। तो जो अब पब्लिक फेथ था, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होने लग गया था पॉलिसी मेकर्स पे। और उन्होंने क्या कर दिया था, इंडियन इकोनॉमी का जो इम्पोर्टेंस थी सेंटर को लेके वो कम करने लग गए थे। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट की भी फॉर्मेशन होने लग गई थी, फेडरल गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लग गई थी। ठीक है, सो नाउ दीज वर लाइक, हम और लेटर डेवलपमेंट्स के बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ देयर इज अ कार्टून मेंशन इन योर बुक। क्या कह रहा है ये कार्टून? जस्ट लुक एट दिस। This is the picture, this is the like caricature of Jawaharlal Nehru, and ये जो पिक्चर है आपका पब्लिक की पिक्चर शो की गई है। ठीक है, अब ये लाइक हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड प्लान जब इंट्रोड्यूस हुआ था या थर्ड प्लान जब चल रहा था उस टाइम की बात है। ठीक है, वी आर असेंडिंग, soon we will be above hunger and want, meanwhile have a little snack. ठीक है, now what Jawaharlal Nehru is trying to convey here, he is like trying to say, he was like trying to say कि अभी तक हमने फर्स्ट ईयर प्लानिंग हुई, सेकेंड ईयर प्लानिंग हुई, हमारी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, वी आर असेंडिंग, वी आर ग्रोइंग, एंड जो सून वी विल बी अबव हंगर। ठीक है, राइट नाउ हमारी जो नीड्स है, बेसिक नीड्स जो है क्या है, हंगर ही है। ठीक है, भूख भी अच्छे से, फूड शॉर्टेजेस काफी हो गई थी, भूख भी अच्छे से नहीं मिट पा रही थी, लोगों की हंगर भी जो है फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जो बेसिक नीड्स थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वी आर असेंडिंग, वी आर ग्रोइंग हियर। ठीक है, जब तक और हमारी अचीवमेंट्स आती है, मतलब ये जो स्मॉल आप पोटली देख रहे हो, ठीक है, एक बैग देख रहे हो, ठीक है, इसमें इस सेट में, इस बैग में क्या शो कर रहा है, अचीवमेंट लिखा हुआ है कि जो भी थोड़ी सी हमने अचीवमेंट पाई है फर्स्ट प्लान में, जो भी हमने सक्सेस पाई है थोड़ी बहुत, या सेकंड प्लान से जितने भी हमने सक्सेस पाई है थोड़ी बहुत, उसको यहाँ पे एज अ स्नैक नेम दे रखा है कि उस स्नैक से काम चलाओ। घर पे होता है ना, मम्मी को हम बोलते हैं मम्मी भूख लग गई है, तो मम्मी बोलती है खाना बनने में अभी टाइम है, जब तक थोड़ा सा ये स्नैक खा ले, 2 बिस्किट खा ले, ठीक है, तो थोड़ा सा पेट भर जाएगा। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। जवाहरलाल नेहरू थर्ड प्लान के टाइम पे पब्लिक को यही ओपिनियन दे रहे हैं कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल ग्रो। ओके, तो जब तक हमारी जो वांट्स है हंगर की और जो भी हमारी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होगी, बट जब तक आप जो है ये एक छोटा सा स्नैक ले लीजिए, ठीक है, खा लीजिए। ठीक है, तो ये अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। सो this is all about this cartoon. Okay, now there is a topic of government campaigns जो हमने डिस्कस नहीं किया था। just a minute, let me share that screen with you. Government campaigns, okay, government campaign reaches the village.